मी जी क्या आप घर लेने का सोच रही हैं? क्या घर लेने का प्लान? देख रहे हैं महंगाई कहाँ पहुँच गई है, अभी बजट नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ? क्या आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं? अरे भाई इधर देख नहीं रहे, हम लोग पैदल चल रहे और आप गाड़ी लेने की बात कर रहे हैं। अरे बजट नहीं है, चलो भाई। बहुत महंगाई है भैया। एक्सक्यूज मी, कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं क्या? कमाल करते हो भैया, घर से निकलते ही 500 रुपया सुट हो जाता है और आप बात करते हैं कहीं घूमने जाएं। अरे बजट नहीं है भैया। भाई चाय पियो। बजट नहीं है। बजट नहीं है। बजट है कटे भाया। भैया बजट कहाँ है? बजट यहाँ है। 1 फरवरी को सिर्फ जी बिजनेस पर पूरे दिन भर देखिएगा, एकदम आसान भाषा में। क्योंकि बजट देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे और बनाओगे कैसे। तो बस बजट के दिन है नजदीक और बजट की पूरी तैयारी आपको करनी है जी बिजनेस के साथ। बजट से पहले भी, बजट के दिन भी और बजट के बाद भी। लेकिन आज की तैयारी है बेहद अहम, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोरी के संकेत और साथ ही हमारे अपने ट्रिगर्स नतीजों के हैं खराब। ऐसे में गैप से नीचे खुलने को तैयार है बाजार, लेकिन बड़ा सवाल है उसके बाद क्या? इसका है जवाब तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एग्जैक्टली 15 दिन बच गए बजट के लिए, तो वहां पर तो भरपूर फोकस है। आज एक खास शो भी अनिल जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उस पर भी फोकस रहेगा, बट और भी बाजार की चीजों की बात करनी है अनिल जी। वैसे तो वेडनेसडे मिड वीक सेशन है, बट ये इंटरेस्टिंग हफ्ता है, इसमें 2 मिड वीक सेशन आपके लिए आने वाले हैं, आज भी और कल भी। दीप सैटरडे को काम करने के मूड में है और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि मिड वीक सेशन आज ही नहीं कल भी है। कल भी है। बता दूं एक बार फिर से जिन लोगों को बताना हो, एक बार शनिवार को बीएससी और एनएससी खुले में ट्रेडिंग सेशन होगा। आधे दिन ही होगा, सुबह वही 9 बजे से प्री ओपनिंग सेशन शुरू होकर 9:15 बजे से कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन। एक घंटे का आपको लंच ब्रेक मिलेगा या फिर ब्रंच ब्रेक जिसे कह सकते हैं आप, और 12:30 बजे हो जाएगी समाप्ति और उसके बाद आपका 1.5 दिनों का वीकेंड होगा शुरू। तो ये इस शनिवार को जो ट्रेडिंग सेशन है उसकी आपको मैंने जानकारी दे दी दीप के कहने की वजह से, लेकिन अब जानकारी दे दूं जिनके दम पर आज भारतीय बाजारों को बढ़ना है आगे। डाउ 230 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा है। नैस्डैक में रही हल्की फुल्की गिरावट 6 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड थोड़ा ऊपर बढ़कर आते हुए नजर आए। यह अमेरिका के बाहर के संकेत है, लेकिन संकेत हमारे अपने जो है एचडीएफसी बैंक के नतीजे से वो काफी कमजोर है। 0.7% का नुकसान एचडीएफसी बैंक में आपको देखने को मिला है। आज एशियन पेंट्स, एलटीआई माइंट्री जैसे दिग्गज अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। निफ्टी में इन पर रहेगी नजर। तो नतीजों का सीजन भरपूर और जोरदार तरीके से बढ़ता हुआ आगे। बिल्कुल, तो नतीजों का सीजन चल रहा है, उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। और अंजी 2 चीजों पर बात करनी है नतीजों, एचडीएफसी बैंक और फिर बैंक निफ्टी। तो पहले एचडीएफसी बैंक समझना चाहूंगा, फिर बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट उतने खराब नहीं थे, कॉल भी इनकी ठीक ठाक आई, बट कुछ 1-2 चीजें हैं जो बाजार को क्लियरली पसंद नहीं है, जो कल शाम भी बात चल रही थी। बट 0.7% एडीआर कल इनका गिरा है सर, एचडीएफसी बैंक का। इतना क्या बाजार ने खराब देख लिया इसमें? नंबर्स में खराब नहीं है, लेकिन आगे को लेकर उम्मीदें कमजोर पड़ती दिख रही है। देखिए दीप क्या है, हाथी बड़ा होता है, भारी होता है, उसको उठकर खड़े होने में और चलने में समय लगता है, रफ्तार पकड़ना तो बहुत दूर की बात राइट है ना। और हाथी के बारे में वो कहते कि हाथी जैसी चाल, मतलब आराम से झूमते हुए धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं लाइफ में, जल्दी कुछ अच्छा बड़ा करने की। वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी भागता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद ये हाथी बना है। ये हाथी कब उठेगा, उठकर कब खड़ा होगा, कब चलना शुरू करेगा और भागेगा कब, ये सारे सवाल हैं जो कल मार्केट के सामने आए और उसका जवाब मिला नहीं, और इस वजह से एडीआर 0.7% घटा है। अब इस बात पर आप बहस कर सकते हैं 0.7% घटना रीजनेबल है, कम है, ज्यादा है। मेरे ख्याल से रीजनेबल है। रीजनेबल क्यों, ठीक है, 4 से 5% भी घटता तो काफी था, बट कोई बड़ी बात नहीं। अगर 7% भी घटा है तो हो सकता है
आपकी मेरी एक्सपेक्टेशन एचडीएफसी बैंक से कम हो, लेकिन एचडीएफसी बैंक से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किनको होगी? एफआईज को। 75% की लिमिट वहां हिट रहती है, करेक्ट। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स तो वही है, एफआईज। और मैं यही बोलता हूँ कि जनरली जब मार्केट में फॉल होता है तो आखिरी गिरने वाले शेयरों में रिलायंस, एचडीएफसी और एल&टी जैसे दिग्गज होते हैं, जहां बड़ी एफआईज होल्डिंग होती है, वो ज्यादा घटते हैं। सो अगर यहाँ कम घटे और एडीआर में ज्यादा घटे तो बिल्कुल रीजनेबल है, क्योंकि उन्हें एचडीएफसी बैंक से ज्यादा मतलब है, उन्हें फेडरल बैंक से ज्यादा मतलब नहीं। ट्रू, करेक्ट। सो इसलिए मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो घटा है रीजनेबल है वहां के लिहाज से। हमारे लिहाज से 4-5% घट जाए तो कौन सी बड़ी बात है, घट सकता है, इतना घट सकता है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब मैं बताता हूँ, पहले एक बार ये विश्लेषण कर दूं खराब क्या है। पहली चीज, नतीजे हर एक पैरामीटर पर अनुमान से कम रहे। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चिंता की बात और कॉन कॉल में जिस बात को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे, एलडीआर, लोन डिपॉजिट रेशियो, इसमें कहीं कोई ऐसी ग्रोथ नजर नहीं आ रही जो एचडीएफसी बैंक को चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कि अगर ग्रोथ चाहिए तो फिर आप मार्जिन्स पर कॉम्प्रोमाइज करो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप कम करिए तो आपकी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम करेंगे तो आपको वैल्यूएशन और प्राइस के लिहाज से बाजार को पसंद नहीं आएगा, और नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ रहेगी। सो ये जो और इस मैक्सिमम आप कौन कॉल में देखिए सवाल इसी के आसपास पूछे गए, एलडीआर और एलसीआर पे सवाल पूछे गए। प्रोविजनिंग बढ़कर आई है, बाकी इंटरनल्स ठीक है, एक क्वार्टर के हो सकते हैं, बाद के हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, वो अपनी जगह। प्रोविजनिंग बढ़ के आना भी कोई अच्छी बात नहीं है, और वो भी बाजार को कम पसंद आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मैनेजमेंट ने सवालों के जवाब सारे दिए, शांति से दिए, लेकिन फिर भी बाजार को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एनालिस्ट को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई ये ग्रोथ वापस ट्रैक पर आएगी, और अगर आएगी ट्रैक पर तो बिना किसी मार्जिन्स पर दबाव के आएगी। इस बात को लेकर बाजार सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब क्या है बैंक के नतीजे, मैं हमारे दर्शकों को एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप नतीजे को पढ़ने में, समझने में, उसका विश्लेषण करके शेयर का मूव समझना चाहते हैं एकेडमिक पर्पज से, कोई भी आदमी रिसर्च करना चाहता है खुद अपने दम पे, अगर आपने किसी भी बैंक के नतीजे पढ़ना सीख लिया तो आप सब कुछ रिसर्च एनालिस्ट परफेक्ट बन गए। क्योंकि बैंकों के नतीजे में नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन्स, प्रोविजन, स्लिपेजेस, एनपीएस, क्या क्या नहीं होता है। और अब तो एलडीआर और एलसीआर भी देखना शुरू कर दो। मतलब कौन सी चीज बैंक के रिजल्ट में कब ट्रिगर करेगी ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बैंक के रिजल्ट में जब भी मार्केट के दौरान अगर कोई रिजल्ट आता है, फ्लैश होता है, उस पर ट्रेड ही मत करो, देखो ही मत, क्योंकि अंदर कौन सा ट्रिगर ऐसा होगा जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो हर बैंक में अलग हो सकता है, हर बैंक में अलग हो सकता है। सो आई थिंक एचडीएफसी बैंक के ग्रोथ को लेकर बाजार का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, और इसी वजह से कल एडीआर में तेज गिरावट आती दिखी, पहली चीज। दूसरी चीज, मर्जर के बाद से लोग भरोसा कर रहे हैं, कब होगा, इस क्वार्टर नहीं अगले क्वार्टर, अगले क्वार्टर नहीं अगले क्वार्टर, वो मतलब हर क्वार्टर के बाद ऐसा लगता है अगले क्वार्टर से ठीक होगा। ये जो पहले समस्याएं कि दूसरी कंपनियों की होती थी, वो समस्या अब एचडीएफसी बैंक की बनती दिख रही। पॉइंट नंबर 3, कल के सेशन में लाई है एचडीएफसी बैंक। कल ज्यादातर लॉन्ग पोजीशंस एचडीएफसी बैंक में बनी है। 2 दिन पहले तक एचडीएफसी बैंक दबाव में था और कल डे हाई पर जाकर बंद हुआ है। तो लॉन्ग पोजीशंस के साथ ट्रेडर्स गए हैं, लॉन्ग पोजीशंस के साथ एफआईज गए हैं। तो आज आपका अगर समझिए रिजल्ट के बाद 2% भी नीचे घटता है तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं, और वो होगा ही। आराम से 3-4% नीचे घट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक इन तीनों ट्रिगर को देखते हुए आज मूड खराब करने वाला जो काम है वो एचडीएफसी बैंक की नतीजों से है, बैंक निफ्टी से है। जो कुछ आईटी ने अच्छा काम किया था उस पर काफी हद तक, पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक पानी फेरने का काम एचडीएफसी बैंक आज कर देगा। हाँ, कर देगा, 100% कर देगा दीप। और दूसरी बात क्या है, जिस तरह से आईटी कंपनियां ढेर सारी लिस्टेड है, वैसे बैंक्स भी ढेर सारे लिस्टेड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिहाज से देखें, करेक्ट। सो आईटी में भी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स है, बैंक्स में भी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स है, और फेडरल बैंक ने भी कोई ऐसा कुछ कमाल नहीं करके दिखाया कि जिससे मैं। तो अब बड़ा सवाल आपके लिए कि अगर छोटे और बड़े दोनों बैंक रिजल्ट्स में ऐसा धुआंधार कुछ नहीं दिखा रहे तो फिर क्या, एंड व्हाट नेक्स्ट, तो वो बड़ी दिक्कत है। और इसलिए आज का मूड बिगाड़ने वाला काम एचडीएफसी बैंक से है। मुझे डाउ के 200-300 पॉइंट से बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अपने ट्रिगर्स में रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत हुई, अगर हम बड़े लाइफ हाई बनाया 22,124 पर, तो वो
आईटी शेयरों ने बनाया है, और अगर घटेंगे तो एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी की वजह से घटेंगे। एचडीएफसी बैंक अगर क्या मतलब घटेंगे, अगर तो क्यों लगा रहा हूँ, घटेंगे। हाँ, उस पर मेरा सवाल भी है सर, बट एक बार क्योंकि एचडीएफसी बैंक की बात हो गई है, एक बार इस पर रिजल्ट रिव्यू भी आपका ले लेते हैं, जो लेवल्स की आपने बात करी वो जान लेते हैं बिगुल अनिल जी के लिए। बताएं जी। दीप, एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। स्टॉप लॉस होगा आपका 1700 का, टारगेट 1640, 1615 और 1590। 1640, 1615, 1590। बड़े गैप के साथ ना खुले। पहली तो चीज बताओ कि जो बेचने की राय दी हो इस वजह से कि बहुत ही कमजोर परफॉर्मेंस है जी। ऑपरेशनली एडीआर 0.7% घटा है। ठीक है, हम एडीआर जितना ना भी घटे लेकिन अच्छा खासा घटेंगे। शॉर्ट करें सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग ना हो तो, मतलब 2-3% तक नीचे खुले तब तक बेचने में हर्ज नहीं। उससे ज़्यादा खुले तो फिर थोड़ा देख के उसके बाद बेचे कि कितनी लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है और कितनी फ्रेश शॉर्ट बनती है। और बात रही है लोन डिपॉजिट रेशियो जो है वो उनके लिए बड़ी चिंता की बात है, जहां पर आपको फोकस करना है जी। गॉट इट। तो चलिए, एचडीएफसी बैंक ये तो आपके लिए एक क्लियर सेल हो ही गया। अच्छा, बैंक्स पर ही रहते हैं अनिल जी, और इस पर दो सवाल अब और बनते हैं क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक का काफी बड़ा इंपैक्ट हम देख रहे हैं। कल मुझे याद है आपने कहा था बैंक निफ्टी पर हम तब तक डिसीजन नहीं लेंगे जब तक एचडीएफसी बैंक क्लियर नहीं हो जाए। अब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स क्या क्लैरिटी देते हैं? दूसरा, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके क्या मायने? क्लैरिटी दे रहे हैं, क्लैरिटी ये दे रहे हैं कि बैंक निफ्टी नया ही नहीं बनाएगा। हाँ, इसलिए आपको जाना होगा, हम कह रहे थे कि 48,300 48,500 कंजेशन जोन है। मैं 48,650 के ऊपर खरीदने में कंफर्टेबल हूँ, पहले नहीं। और इसलिए कल और परसों 2 बार आपने 3-4 बार घुमा फिरा के ठोक बजा के बार पूछा बताओ तो बैंक। हाँ बताओ। मैं एकदम मैंने भी डिसाइड कर लिया, कुर्सी पकड़ बोले दीप कितना भी पूछे नहीं बोलूंगा, नहीं दूंगा बाय को। वो क्लियर कर था। तो ये क्लियर है कि एचडीएफसी बैंक अपनी बैंक निफ्टी अपने ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड की तरफ जा रहा है। और ट्रेडिंग रेंज क्या है? नीचे 47,000, ऊपर 48,500। 48,500 के आसपास आप जाकर आए, कल 48,300 का हाई है। नीचे में आप 47,000 के आसपास का 47,017 का कुछ लो बनाकर आप भागे हैं ऊपर वापस। 1,500 पॉइंट की तेजी हुई। ये 1,500 पॉइंट की तेजी में से कम नहीं तो भी 1,000 पॉइंट की तेजी तो देने को बैंक निफ्टी तैयार है। करेक्ट। 1,500 में से 1,000 तो निकल ही जाएगा। आजकल में 1,000-1,200 पॉइंट तो जाना पक्का निश्चित है। अब बड़ा सवाल है कि क्या आप 46,900 47,100 की जो आखिरी सपोर्ट जोन है उसको होल्ड करते हैं या नहीं। अभी तक मेरा ये मानना है कि करेंगे। क्यों? अब ये बताऊं, एचडीएफसी बैंक इतना खराब होने के बावजूद मैं क्यों सोच रहा हूं कि जैसे आप टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर आने के बाद बढ़े, लेकिन मजा कब आया आपको? मजा तब आया जब विप्रो और एचसीएलटेक ने भी कमाल किया। हाँ। सेम वे एचडीएफसी बैंक से घटेंगे, लेकिन आप ज्यादा कब घटेंगे? अगर कोई आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई भी ऐसा ही करे। राइट। करेक्ट। सो खाली एचडीएफसी बैंक पूरा बैंकिंग सेक्टर नहीं है। और एचडीएफसी बैंक की समस्या आज अपने को अचानक से कल शाम को नहीं पता चली। जब से मर्जर हुआ तब से ये समस्या है। सो एचडीएफसी बैंक, अगर मैंने ही एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा ली कि एचडीएफसी बैंक ऐसा करेगा तो ये प्रॉब्लम मेरी है ना कि एचडीएफसी बैंक की। सही बात है। तो एफआईज अगर ये सोच के बैठे बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, तो उन्होंने ज्यादा सोचा। सो मैं खाली एचडीएफसी बैंक के बेसिस पे बैंक निफ्टी को राइट ऑफ नहीं कर दूंगा। गॉट इट। मैं राइट ऑफ तब करूंगा जब इसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक भी ऐसा ही करे। समझ गया। जो कि मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, करेगा। तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक भी है आपके पास। एसबीआई थोड़ा पीछे से आता है रिजल्ट, तो मुझे नहीं पता, अभी देर से होगी, अभी देर है। हफ्ते कोटक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड। हाँ, सो अगर लेकिन सेम आईटी वाला काम बाकी बैंक्स ने कर दिया। हाँ। कि अगर एचडीएफसी बैंक भी खराब और आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस भी खराब, तो गई भैंस पानी में। हाँ, समझ गया। करेक्ट। तब तक अपने सिंपल है, ब्रॉडली 46, नीचे 46,900 47,100, ऊपर में 48,300 48,500, बस रेंज है। लो रेंज पे आ जाएंगे, लो रेंज पे वहां खरीदेंगे हम। आप बिल्कुल खरीदेंगे, स्टॉप लॉस तो है ही ना हमारे पास। सो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। ऊपर डरना था, नीचे नहीं। नीचे मौका ढूंढना है। कोई मार्केट बंद नहीं हो रहा, ताला नहीं लग रहा, यूटर्न नहीं हो रहा कि पूरा तेजी खत्म हो गई, ये लाइफ आई वापस नहीं बनेगा। राइट। आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ। कल ही आपने एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा था, और वो आपने सवाल पूछा था जनवरी को लेकर। जनवरी तो ऐसे तो नेगेटिव मानिए, अभी तक तो कुछ खराब हुआ नहीं। मैंने कहा पहले 15 दिन ही निकले ना, बाकी 15 बाकी है। ये लो 16वें दिन ही हो गया कांड गया। कल का कल ही हो गया, है ना। सो दीप क्या है कि इतिहास भी आपको कुछ सिखाता है, समझाता है। जरूरी नहीं कि दोहराए,
वो दोहराए ना दोहराए इतिहास की मर्जी है, लेकिन आप सीखे ना सीखे ये तो आपके हाथ में ना। यस सर। सो वो साफ दिख रहा है कि आप रेंज के हायर एंड पे, लाइफ हाई पे हैं, और वहां पे आपको इतिहास ये बता रहा है कि जनवरी से जो जैसे जैसे आप बजट के नजदीक जाते हैं, अगर मजबूती के साथ जा रहे हैं, अब ट्रिगर कोई भी बने घटने का, ग्लोबल बने, एचडीएफसी बैंक बने, कुछ और बने, लेकिन ट्रिगर बनता है। और इसलिए कल मैं बोल भी रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, 100% आएगी बजट के पहले। एक मौका बाजार आपको 100% देगा, ये अपनी कल बात हुई थी। और वो मौका मिलेगा, उस मौके को लेना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उस मौके में लेना है, खरीदना है। हाँ, 100% खरीदना है। अब हम वो डिसाइड करेंगे कि अगले 10 दिनों में वो मौका किस लेवल पर आता है जी, कौन से लेवल पे, कौन से समय पे हमें एंटर करना है। जब क्लियर डिसाइड है कि नीचे मौका मिलेगा, ये भी डिसाइड है उस मौके में लेना है, तो बस फिर तो खाली यही डिसाइड करना है ना कब और किस लेवल पे लेना है। सही बात है, बात खत्म। सो दिमाग में अगर क्लैरिटी करना क्या है, तो फिर एक्शन कब करना है। आपको पता है निशाना ही है, आपके हाथ में है भी, अब आपको ये पता है कि कब चलाना है, तो वो कब चलाने के लिए तो आएगा मौका, स्क्रीन पे आएगा, बताएंगे। सो आई थिंक दोनों ही चीज ठीक है कि बैंक निफ्टी में हमने सावधानी का बात कर दिया कि नहीं अभी कुछ भी नहीं, और दूसरा ये कि निफ्टी में भी या बाजार में भी थोड़ा सेकंड हाफ आपका हल्का फुल्का दबाव में रह सकता है, वो ठीक है। बट ऐसे कोई बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़े ऐसे डरने वाले संकेत नहीं, थोड़ा कम करेक्शन आ सकता है, आना भी चाहिए, हेल्दी है बाजार के लिए। अनाप शनाप तेजी के बाद थोड़े से लोग हल्के हो जाएं, वापस चल पड़ेंगे। और क्या कौन जाने, अगर एचडीएफसी बैंक के विपरीत आईसीआईसी कोटक एक्सिस अच्छे नंबर आ जाए तो सपोर्ट लेवल से घूम भी जाए, हो भी सकता है। ऐसा थोड़ी एचडीएफसी बैंक की पूरा बैंक निफ्टी है, तो बाकी 11 स्टॉक्स की क्या जरूरत है। सही बात है ना। सो और ऐसा भी नहीं खाली आईटी अपना अकेला एक ही सेक्टर है जो निफ्टी हमेशा ऊपर रहेगा, बैंक भी अपने आप है। तो सबके बैलेंस अपने अपने हैं, अपना बैलेंस बना के अपने को चलना है, रहना है। गॉट इट सर। चलिए, तो वहां पर हमारी नजर है। आज की स्ट्रैटेजी समझे उससे पहले, क्योंकि बैंक्स और अर्निंग्स की बात चल रही है, अमेरिका में भी बैंक नंबर्स आ रहे हैं। कल 225 अंक डाउ भी गिरा है, कुछ और फैक्टर्स भी थे, कोई थोड़ा सा मतलब अमेरिका में ट्रिगर्स की कमी रही, दो खराब खबरों की वजह से अमेरिका घटा है। एक तो ये कि बैंक्स की और बाकी कंपनियों के नतीजे, वहां पर भी जो गिरावट हुई नतीजों की वजह से ज्यादा हुई, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, सेम हमारी तरह से पहला। और दूसरा फेड के एक सदस्य थे, उन्होंने थोड़ा सा बयान दिया था भाई कि देखो इतनी बढ़िया इकोनॉमी कर रही है, महंगाई अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, हमें जल्दी क्या है ब्याज दर घटाने की, हम आराम से घटाएंगे। ये नहीं कहा कि नहीं घटाएंगे, लेकिन हम आराम से घटाएंगे। तो बाजार के जब थोड़ा मूड खराब होता है ना, देखो एक तो मेरा मूड अगर अच्छा है, दीप आपने कुछ खराब बात बोली, ठीक है यार दीप ने बोली होगी आज, कोई बात नहीं, दीप का दिन खराब होगा और मेरा दिन खराब है और उसके ऊपर आप खराब बोल दो, क्या यार दीप ऐसी खराब बात करते हैं, है ना, वो वैसा हो जाता है। तो अमेरिका का वैसा हाल था कि डाउ फ्यूचर 125, 150, 200 नीचे है, ऊपर से भी फेड वालों के बोलने का कोई खास मतलब नहीं है। आपको घटने का बहाना चाहिए था, वो घट गए। थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आया है, कोई ऐसी बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन अमेरिकी बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में थोड़ी और बढ़ भी सकती है, कोई खास ऐसी दिक्कत, बड़ी दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं दी, बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बताएं सर फिर आज कुछ खास आज की स्ट्रेटेजी में आज दीप एचडीएफसी बैंक के कमजोर नतीजों से मूड थोड़ा ढीला ढाला रहेगा बाजार का, पहली चीज। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी पर तो दबाव रहना ही है। अब कितना घटता है, 1%, 1.5%, 2% या इससे ज्यादा, वही बैंक निफ्टी में देखने वाली बात है। साथ ही अमेरिका से भी थोड़े संकेत कमजोरी के आए हैं। एफआईज और लोकल फंड्स दोनों के आंकड़े मिले जुले हैं, न बहुत कमजोरी के न मजबूत तोड़फोड़। बैंक निफ्टी के लिए अब 47,150, 47,350 बड़ा सपोर्ट है। ऊपर में 48,300, 48,500 की रेंज को बैंक निफ्टी पार करके ब्रेकआउट देने में नाकामयाब रहा। निफ्टी ने लाइफ हाई बना ली, लेकिन बैंक निफ्टी जाने को तैयार नहीं, एंड राइटली सो। अब नीचे की तरफ निफ्टी में 21,725, 21,825 बहुत मजबूत सपोर्ट है, एंट्री पॉइंट ये बढ़िया है। और निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है आपको, और खरीदारी करनी है निफ्टी में। बेहतर निफ्टी है बैंक निफ्टी के बजाय। बैंक निफ्टी में हम खरीदेंगे 47,000 के आसपास एक ही कंडीशन पर। वो कंडीशन ये कि जब मुझे एक दूसरा बैंक एचडीएफसी बैंक वो नतीजे अच्छे देने के संकेत है कि आईसीआईसी बैंक ये अगर बोल दे नंबर्स के बाद, या एक्सिस कोटक बोल दे, वो समस्या खाली एचडीएफसी बैंक की है। प्लीज डोंट काउंट मी विद एचडीएफसी बैंक। ठीक है, हमारी रिटेल स्टोरी अलग है, हम इतने बड़े नहीं हैं, करेक्ट, हम हमारे हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो मैं बैंक निफ्टी खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन तब तक मुझे निफ्टी खरीदना है नीचे में। अभी भी निफ्टी है, हाँ कल भी मैं क्लियर था कि मुझे बैंक निफ्टी नहीं खरीदना, और आज तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, आज अगर लेना भी होगा दीप तो सेकंड हाफ में देखेंगे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। लॉन्ग पोजीशन फंस गई। यस सर, एचडीएफसी बैंक में भी फंस गई, बैंक निफ्टी में, और इसके चक्कर में दूसरे बैंक में भी। करेक्ट सर। तो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर होंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग तो होनी है। अब वो जो होनी है,
इसमें हम देखते हैं कि पैनिक कहाँ आता है। जहां पैनिक आएगा वहां पर खरीदेंगे। अच्छा, सपोर्ट पे नहीं, पैनिक पे खरीदेंगे। पैनिक पे। बैंक निफ्टी, ये निफ्टी हम खरीदेंगे सपोर्ट पे। बैंक निफ्टी पैनिक आएगा तो खरीदेंगे। और मेरे ख्याल से पैनिक तब हो सकता है जब 1000-1200 पॉइंट आप घट जाए। अगर 46,900, 47,100 वो पैनिक लगता है मुझे एक बार का, वहां मैं कंफर्टेबल हूँ रिस्क लेने के लिए। वहां पर कंफर्टेबल। हाँ, देखते हैं, नहीं आए तो अच्छा, आए तो देखा जाएगा। मैं हूँ साथ में, हम चिंता न करें। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वही मैंने बताया, बैंक निफ्टी 47,000 के आसपास खरीदने के लिए बढ़िया जगह। अब आइए आज के संकेत। ग्लोबल है नेगेटिव, एफआईएस घरेलू फंड के हैं न्यूट्रल, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 4 हो गए न्यूट्रल। ठीक है। 21,850, 21,925 ये है निफ्टी की आपकी पहली सपोर्ट जोन। इस रेंज में खुलेंगे, इस रेंज में खुलने के बाद देखेंगे कितनी ताकत और है या फिर कितनी कमजोरी और बढ़ती, स्टॉप लॉस कितने ट्रिगर होते हैं। होने के बाद नीचे की तरफ 21,725, 21,825 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में मैं निफ्टी टुकड़ों में खरीदने को तैयार हूँ। ऊपर की तरफ 22,000, 22,100 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी 47,350, 47,500 पहला सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से इस रेंज में खुलना चाहिए। मैं सीधा वहां खुलने की सोच रहा हूँ। 600-700 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, और इस रेंज में खुल के देखेंगे क्या और नीचे जाते हैं या नहीं। नीचे में 47,025, 47,250 अगला मजबूत सपोर्ट जोन आपके लिए बैंक निफ्टी पर निकल कर आता है। ठीक है। लेवल्स बड़े हैं, रेंज बड़ी है। मैंने जानबूझ के दिए क्योंकि बड़ा दिन है। जिस दिन छोटा होता है मैं 50, 75, 100 पॉइंट के भी देता हूँ। आज जब बड़ा दिन है तो मैं सोच समझ के दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। 48,000, 48,125 पहली रुकावट की रेंज पार करके निकले तो 48,150, 300 स्ट्रॉन्ग सेल जोन बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कम हुआ है। पोजीशन हल्की हुई है, बढ़िया है, दोनों थोड़े से हल्के हुए हैं, बेटर है। कम लॉन्ग पे गए, यही समझो कल परसों शाम को रिजल्ट होता है एचडीएफसी बैंक, कल जिस तरह से पोजीशन थी और ज्यादा मार पड़ती, तो कल वैसे थोड़ा जो मार्केट ढीला हुआ ना, उसमें लोग थोड़े हल्के तो हो गए। अब आइए स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन के लिए 21,875 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों आप ये रखिए। और बैंक निफ्टी पर 48,000 का इसलिए दे रहा हूँ छोटा स्टॉप लॉस, ताकि खुलते ही ट्रिगर हो जाए आपका, और हो ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फिर भी किसी को दूर का रखना तो 47,700 वो भी हो ही जाएगा, इसलिए 48,000 ही बेहतर है। शॉर्ट साइड पे 22,125 का 124 का हाई बनाया, 22,150 इंट्राडे क्लोजिंग है आपका स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी पर कल का हाई 48,300 का है, वही इंट्राडे क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस बेचना निफ्टी 22,150 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो होंगे 21,900, 21,850 दो छोटे टारगेट हैं, 825, 775 दो मीडियम टारगेट, 21,750, 725 तक के फाइनल टारगेट के लिए करें बिक वाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, और जो मैं रेंज दे रहा हूँ उसमें जरूर खरीदना भी चाहिए। नहीं खरीदेंगे तो बेचेंगे कैसे। 21,775, 21,900 की रेंज है खरीदने के लिए अच्छी। 900 के आसपास मूड बनाएं, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो वहाँ खरीदें, नहीं तो 850 के आसपास पहला एंट्री करें, 775 पर थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस 21,700 का बनेगा आपका। टारगेट जो बनेगा दीप 21,965, 22,000 दो छोटे टारगेट हैं, 22,025 मीडियम टारगेट, 22,100, 22,125 के फाइनल टारगेट के लिए खरीदनी है। खरीदारी भी करिए, दोनों करिए। नीचे में, हाँ नीचे में निफ्टी लेना है, अच्छी जगह मिले निफ्टी लेना है। बैंक निफ्टी लो मतलब निफ्टी जरूर लो, कि जिनको मतलब ज्यादा हिम्मत वाला काम है, ज्यादा लंबा सोच सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो बैंक निफ्टी की तरफ देखिएगा। अदरवाइज निफ्टी लेना है, निफ्टी ज्यादा सेफ। ठीक है। बैंक निफ्टी पे बेचना है 48,300 कल के हाइस के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का टारगेट पहला सीधा ही आपके लिए 47,850 का दे रहा हूँ। 48,150 पे बंद हुए आप, मैं 300 पॉइंट नीचे का ही पहला टारगेट दे रहा हूँ 47,725। मुझे लगता है इन दोनों की रेंज में कहीं कहीं आप खुलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 47,525, 425 दो छोटे टारगेट, 350, 250 दो मीडियम टारगेट, 47,150 और 47,025 तक के बड़े टारगेट बनते हैं जहाँ तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। ये आपके लिए अब खरीदना चाहते हैं, खरीदने का मन तो है मेरा नीचे, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं आप मुझे फ्रैंकली पूछे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस जगह एंट्री करनी चाहिए। अगर मुझे एक लेवल पूछोगे जहां पे आप पक्का खरीद लो, वो मैं बोलूंगा 47,000। 47,000? हाँ, 47,150। हाँ, वही आपने जो पैनिक लेवल 1,000 पॉइंट नीचे पैनिक लेवल 47,150 वो मेरे लिए आजकल में, अब पता नहीं आज वीकली एक्सपायरी, अगर वीकली एक्सपायरी नहीं होती तब तो मैं आपको कंफर्टेबली बोल देता कि यहाँ मिल जाएगा ऊपर में जो रेंज मैंने दी है 47,150 से 47,400 की रेंज में। अगर नॉर्मल डे होता तब तो ये बहुत बढ़िया है। वीकली एक्सपायरी के दिन अगर आपको किस्मत खुल जाए इस रेंज में मिले नीचे 47,000, 47,150, तो एक चांस तो मेरे नाम पे ले लीजिए। ओके, हाँ बोलिए, अनिल जी ने बोला ले लेते हैं। स्टॉप लॉस लगा देना थोड़ा सा नीचे में, कोई टेंशन नहीं, 46,900 का। ठीक है, ठीक है। टारगेट 47,500, 650 दो छोटे टारगेट, 725, 825 दो मीडियम टारगेट, 47,875, 48,000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी खरीदारी। 46,900 तभी टूटेगा
और तभी टूटना चाहिए, रादर टूटेगा तो नहीं बोलना तो गलत है, हमको उन्होंने नहीं टूटेगा बोलने, टूट भी सकता है। 46,900 तभी टूटेगा जब HDFC बैंक के खराब रिजल्ट को कोई और बैंक सपोर्ट करे कि मैं भी खराब हूं, आप अकेले नहीं, चिंता मत करिए, साथ साथ गिरेंगे वैसा। अदरवाइज मेरे ख्याल से 47,000 के आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए बैंक, ये मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। गॉट इट। चलिए, ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बाय और सेल करने के लिए। बाय लिस्ट में भी बहुत बदलाव हुए हैं। कल 3 स्टॉक्स की एंट्री हुई है, 3 स्टॉक्स की एग्जिट हुई है, तो टोटल नंबर आपके लिए 15 ही रहेगा। बट AB फैशन, अशोक लेलैंड, नैल्को, इन 3 की एंट्री हो गई है। उसके सामने BHEL, एस्कॉर्ट्स और सेल, ये 3 बाहर हो गए हैं। बट आज के लिए भी 15 स्टॉक्स हैं बैन लिस्ट में। अच्छा, फंड एक्शन बताएं। कल कैश में फिर से लगातार दूसरे दिन कम खरीदारी करी, बट खरीदारी करी और DIs ने भी कल कम बेचा था सर। छोटे आंकड़े कंपेरेटिवली 650 करोड़ की कैश की खरीदारी, लेकिन सामने 1150 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे नेट FIs ने, और इंडेक्स में कोई खास एक्शन नहीं। तो फंड फ्लो नॉट वर्थ डिस्कसिंग। F&O डेटा यस वर्थ डिस्कसिंग। 73 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 22,000 के पुट पर, उसके नीचे खुलने पर थोड़ी पुट में, और 21,900 पे 60 लाख शेयर, थोड़ी अनवाइंडिंग का रिस्क बनेगा। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ दीप, वो ये है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन पुट्स में पोजीशन ज्यादा नहीं। 48,000 के पुट पे 25 लाख शेयर है, 47,500 के पुट पे 25 लाख शेयर, तो बहुत ज्यादा है नहीं। 48,200 48,300 पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई पड़ी है, तो वो आपके लिए ऊपर लक्ष्मण रेखा पार होगा नहीं 48,300, ये मान के चले। आपने एक लोअर टॉप बना दिया, कैसे? 48,630 के आसपास का जो लाइफ आई, कितना बताऊं आपको, 48,630 के आसपास का जो लाइफ आई 48,636, 27/12 का, उसके नीचे का लोअर टॉप बना आपका 47,300 का कल। सो अब आपको ये जरूरी है आप 46,900 ना तोड़े। अगर आपने लोअर बॉटम बना दिया तो गई भैंस पानी में। तो आज लोअर टॉप तो बना दिया, लोअर बॉटम मत बनाना प्लीज बैंक निफ्टी के लिए। लोअर बॉटम मत ठीक, बैंक निफ्टी के लिए ये डेटा है। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज की स्ट्रेटजी के लिए। एक और रिजल्ट रिव्यू एक और लेना है पहले, तो वो ले लेते हैं अनिल जी से। हाँ जी, बताएं सर, L&T टेक क्या भी हुआ है? L&T टेक दीप, नंबर्स ऐसे बहुत बुरे नहीं हैं। नंबर्स मिस है, इसमें कोई डाउट नहीं, उम्मीद से थोड़े से कम रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया है। इससे 2-3 चीजें साफ नजर आती। पहले मैं आपको लेवल्स दे दूं। सपोर्ट लेवल नीचे में 5,180 और 5,220 दो सपोर्ट है। ये दो फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ, इन पे नजर रखिए। और हायर साइड पे 5,450 है। क्लियर है? अब मैं क्यों आपको बाय सेल के बजाय लेवल्स दे रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। उम्मीद से कमजोर नतीजा है, लेकिन गाइडेंस मेंटेन किया है। और ये जो गाइडेंस मेंटेन किया, इससे एक चीज लगती है कि ठीक है रिजल्ट खराब है, लेकिन कंपनी के लिए सबसे बुरा समय था वो बीत गया। और IT शेयरों में कमोबेश सब में ये एक सिस्टम समझ में आ रहा है कि सबसे बुरा समय आपका निकल रहा है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और इसलिए अगर आज गैप से नीचे खुलेगा तो आई एम अ बायर। LTTS खराब नंबर्स के दम पर बेचना नहीं है, लेना है। गॉट इट। 2% 3% मिल जाए, आई डोंट नो कितना मिले मार्केट के मूड माहौल के साथ में, ये खरीदना है आपको। तो इसलिए इस पर ध्यान खरीदारी का रखें, लोअर लेवल से आपको खरीदारी का सोचना। एक और स्टॉक है स्टॉक इसमें नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो विप्रो। कल विप्रो का ADR भी काफी तेजी से 8.5% घटा है। कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, ब्रोकरेजेस को कम पसंद आता घटा है। अगर विप्रो 8.5% घटे तो आप बाकी सब छोड़ के विप्रो ही लीजिएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा सब छोड़ दीजिए और कुछ भी मत लेना, सिर्फ विप्रो लेना। 8% अगर घट जाए तो मैं फिर कहूंगा आपको एक चीज समझिए, ADR के दम पर हम भी उतना ही गिरेंगे, ये माइंडसेट क्लियर करिए। जिन स्टॉक्स में FIs की होल्डिंग ज्यादा है उनमें FIs का रिएक्शन ज्यादा आता है। यस सर, ठीक है, करेक्ट। विप्रो का ADR भी घटने का, विप्रो को रिजल्ट से थोड़ी घट रहा है ना, एक किसी ब्रोकरेज की डाउन, और एक ब्रोकर पूरा मार्केट नहीं है ना। यस सर। तो ये ओवर रिएक्शन है। और इस ओवर रिएक्शन में अगर आपको 8-9% नीचे मिलता है विप्रो, 7% नीचे मिलता है, 6% नीचे मिलता है, 9% ले लो, प्यार से ले लो। IT हमारा इस साल का सेक्टर है, विप्रो हमें बहुत पसंद है। ओरेकल फाइनेंस के बाद अगर मुझे कोई एक स्टॉक इस साल के लिए पसंद तो वो दूसरा विप्रो है। सही बात है। इसलिए आप आराम से 8% मिले तो आपको जिन FI ने ADR को नीचे किया उनको धन्यवाद जरूर बोलो। देखो, बी ग्रेटफुल। हाँ, जिनकी वजह से आपको सस्ता मिल रहा है उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए आपका। तो कोई डरने की बात नहीं।
ठीक है, चलिए तो विप्रो पर भी रखिएगा नजर, L&T टेक एंड ऑफ कोर्स HDFC बैंक तो है ही। स्टॉक ऑफ द डे ये भी अनिल जी आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं कौन सा अभी दे रहे हैं सर। Yes, yes, आइए एक लेते अभी हैं और एक 9 बजे भी, चलिए आइए लेते हैं अनिल जी का स्टॉक। बताएं जी 8.5 पीएनसी इंफ्राटेक कल भी हमारा स्टॉक ऑफ द डे में था और कल Yes. 4% से ज्यादा मजबूत बंद हुआ। कमजोर बाजार में भी 9,000 करोड़ की एसेट्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ट्रांसफर की, लेकिन आज खबर कुछ दूसरी है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 395 के स्टॉप लॉस के साथ। 415, 420, 425 3 टारगेट है। कल का हाई 427 के आसपास का है, वहां तक एक बार फिर जाने की स्टॉक कोशिश कर सकता है। खबर ये है कि 1174 करोड़ के ऑर्डर इन्हें अच्छे मिले हैं, तो लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट के मूड माहौल के साथ है, इसलिए 395 कल का लो का जरूर रखें। अगर कल का लो टूटे तो या तो खरीदें ना, या खरीदें तो स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए। एक बढ़िया ऑर्डर मिले की खुशी में और खबर में पीएनसी इंफ्रा कुछ कमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, चलिए सो कल और आज दोनों दिन अच्छी मूव पीएनसी इंफ्रा में आपको दिख रही है। एक और स्टॉक अनिल जी देंगे आपको 9 बजे, उसका इंतजार करते हैं। एक और हो सकता है, 2 भी हो। अच्छा 2 भी हो सकता है। Yes, yes. चलिए मतलब मैं पहले से आपको अलर्ट रख दूंगा। तैयार है सर, चलिए आइए फिर बाकी स्टॉक्स की बात करें अरमान, नुपुर और आशीष के साथ। अरमान मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और नतीजे खबरें कौन से हैं आपके पास? जी गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगर्स में नतीजों में निफ्टी में एशियन पेंट्स, LTI माइंट्री उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में ICICI प्रू, OFSS इनके नतीजे आएंगे। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ कंपनी का नाम बदलने और फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यस सर। तुम डिस्ट्रिक्ट का क्या करेंगे अब बताएंगे या आपको पता चल गया? नहीं सर, बताएंगे। अच्छा ओके, क्या बात है। तो मतलब आपको क्या लगता है क्या बदलेगा? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मतलब 2 ही है, लिमिटेड तो लिमिटेड ही रहेगा। सोम बदलेगा या डिस्टिलरी या दोनों? सर आई गेस सेकंड वाला। सोम बदलेगा सर, सोम बदलेगा। अच्छा, क्या मतलब मंगल से रवि के बीच में क्या? मैं थोड़ा अरमान के साथ, मुझे सोम के बजाय शायद नीचे का कुछ पीछे का डिस्टिलरी की जगह शायद थोड़ा हो। सोम स्पिरिट्स क्या होगा? बेवरेजेस, ब्रूरीज, सोम समथिंग। ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या बदलता है जी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नजारा टेक, DB रियल्टी, RPSG वेंचर्स यहाँ पर बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मास फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर और उसी के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट है दामपुर शुगर मिल्स में, जहां पे बायबैक ऑफ शेयर्स है। और अंत में IPO अपडेट्स के हिसाब से बात करें तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, जिसका लास्ट डे है आज, डे 2 का और सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो कुल 1.2 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 1.7 टाइम्स है, NIS का 1.6 टाइम्स और QIB का देखें तो 1% बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अपडेट्स और साथ ही आज के ट्रिगर्स। नुपुर, नतीजे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाले इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, ICICI लोम्बार्ड के साथ शुरुआत करते हैं। नेट प्रीमियम अर्न देखेंगे तो 13.5% की ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आएगी। मुनाफा भी देखें तो 22% की ग्रोथ आते हुए दिखे। क्लेम रेशियो में देखें तो 70.5% का एस्टिमेट था, उसके अगेंस्ट 70% के आसपास आते हुए दिखा है। एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो आपको 17% की अगेंस्ट 15.5% है। नेट कमीशन रेशियो भी अनुमान से बेटर आपको आते हुए दिखेगा। तो अनुमान के मुताबिक ICICI लोम्बार्ड के नतीजे आते हुए नजर आए। गोवा कार्बन पर भी आज फोकस करके चला है। मिक्स जो क्वार्टर रहा है कंपनी का, हालांकि ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई दिखे। कंपनी की आय देखें तो 35% की डाउनफॉल यहाँ पे आपको नजर आएगा। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 4% बढ़कर आया है, लेकिन मार्जिन देखें तो 11% से बढ़ के अब 17% पहुंचते हुए दिखे और मुनाफा भी 35% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखे। ICICI सिक्योरिटीज कल स्टॉक 3% ऊपर भी था और नतीजे भी देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय 51% से बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे देखे तो मुनाफा 65% की ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखेगी। मार्जिन अभी देखे तो 62% से बढ़ के 68% हो गए। मुनाफा भी देखे तो 65% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। और लास्ट में क्रीडो ब्रांड्स दिसंबर में लिस्ट हुई थी कंपनी और पहली बार कंपनी ने नतीजे घोषित किए क्वार्टर 2 के। हालांकि ये नंबर्स आए हैं जहाँ पे कंपनी की आय 16% से बढ़कर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 12% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन देखे तो आपको यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन दिखेगा। मुनाफा देखे तो 8% की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखे और लिस्टिंग प्राइस से स्टॉक 4% फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक्शन है। मुफ्ती नंबर्स के बाद देखते हैं, बट ये Q2 के नंबर्स है, ये Q2 के या Q3 के? Q2 के नंबर्स हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। Q2 के नंबर्स हैं, ये ध्यान जरूर आप रखिएगा। आइए अरमान से जानते हैं कुछ और खबरें आज की। अरमान बताइए।
जी बिल्कुल, IEX यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बात में ऊर्जा मंत्री RK सिंह साहब ने ये कहा है कि मार्केट कपलिंग जल्द होगी लागू। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा यहाँ पर मंथली ट्रैफिक दिसंबर का डेटा आता हुआ दिखा है, जिसमें कुल पैसेंजर ट्रैफिक लगभग 15% बढ़कर आया है और एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो है वो 8.3% बढ़कर आया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंपनी ने बेंगलुरु में अतिरिक्त 1 एकड़ जमीन खरीदी है और प्रीमियम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट डेवलप करने के लिए ये जमीन खरीदते हुए दिखे हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज यहाँ पर कंपनी का फर्जी वेबसाइट मोबाइल ऐप से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया है कि फर्जी वेबसाइट्स और शेयर इंडिया प्लस ऐप तैयार की गई है फर्जी, जिसमें कंपनी के नाम से मिलते जुलते वेबसाइट मोबाइल ऐप यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और कंपनी अगर आप बात करें तो कंपनी विधि समित कार्रवाई जो है यहाँ पर उसकी प्रक्रिया कर रही है। और अंत में बल्डीज में कैपेसिटा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सोसाइटी जनरल ने लगभग 6 लाख शेयर्स जो कि 0.8% इक्विटी है 267.5 के भाव पर बेचते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और कुछ बड़ा फंड एक्शन, कुछ बड़े फंड्स ने कल खरीदारी भी करी है। इसके बारे में डिटेल्स आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जानते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की टॉप रिपोर्ट्स। पहले गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए HDFC बैंक यहाँ पर सबकी नजरें रिपोर्ट्स आई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। CLSA का मानना है कि क्वार्टर थोड़ा सा मिक्स तौर पर देखना चाहिए। NIM स्टेबल है लेकिन डिपॉजिट का ट्रैक्शन और ब्रांच ओपनिंग ये थोड़ी सी कमजोर देखने को मिली है। खरीदारी की राय के साथ इन्होंने टारगेट प्राइस 1900 रुपए से बढ़ाकर 2025 कर दिया। वहीं मॉर्गन स्टैनली आप देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें और ये मान रहे कि लोअर टैक्स रेट के चलते मुनाफे का आंकड़ा 4% अनुमान से बेहतर देखने को मिला। 2110 रुपए का टारगेट है। वहीं JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए और जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 100 रुपए से घटा है, 2100 रुपए से घटाकर 2000 रुपए का टारगेट दिया है। इसके अलावा नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस मॉर्गन स्टैनली को नतीजे पसंद नहीं आए हैं। ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1750 रुपए का टारगेट तो दे रहे हैं 1374 के भाव के सामने, लेकिन मान रहे कि जो पैट का आंकड़ा यानी मुनाफे का आंकड़ा है इनके अनुमान से 10 से 15% कम यहाँ पर आपको देखने को मिला है क्योंकि कंपनी ने काफी कम कैपिटल गेन्स इस बार बुक किए तो इस यहाँ पर फोकस रहेगा। जेफरीज भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे 1730 रुपए के टारगेट के लिए और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ जो टारगेट प्राइस है वो 1475 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। LTTS यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 4600 रुपए के लक्ष्य के लिए मान रहे कि नतीजे कमजोर साइड पर ही देखने को मिले हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है हालांकि वो थोड़ी सी डिमांड को लेकर कंस्ट्रक्टिव मानी जाएगी। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 5800 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी ने बिकवाली की राय दी है और टारगेट प्राइस फर्दर कट किया। ऑलरेडी बहुत बेरिश थे, 4100 रुपए का टारगेट था पहले इनका, अब 4065 रुपए का टारगेट दिया है और ये मान रहे कि जो रेवेन्यू ग्रोथ के आंकड़े अगर आप देखें तो कमजोर साइड पर देखने को मिले। नोमिरा ने भी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस काटा है। फेडरल बैंक यहाँ पर कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 170 से बढ़ाकर 175 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट 165 का 150 रुपए का भाव चल रहा है और कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो मान रहे कि मार्जिन इस बार प्रेशर में देखने को मिले। ट्रेजरी गेन्स जो है यूटिलाइज हो गए ऑफसेट करने के लिए जो हाइक यहाँ पर देखने को मिला है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए के साथ जो टारगेट है 870 रुपए से बढ़ाकर 1070 कर दिया है। ओके, ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट देखें तो टू व्हीलर पर नजर रखिएगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर ये कह रहे हैं कि टू व्हीलर स्पेस का एक ही हीरो है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। बाकी सारे स्टॉक इन्हें पसंद नहीं आ रहे। CLSA ने जो है बजाज ऑटो की रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड और टारगेट प्राइस 6382 रुपए से घटाकर 6315 कर दिया है। हालांकि भाव चल रहा है 7294 रुपए का और ये मान रहे कि यहाँ पर वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट आगे जाकर देखने को मिलेगा। आयशर मोटर्स पर देखिए पिछले कल भी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक डाउनग्रेड आया था, आज CLSA की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है और रिड्यूस से अब बिकवाली की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस में भी शार्प कट किया है 4129 जो कि पहले इनका टारगेट करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा था, अभी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दे रहे हैं 3716 रुपए का। और यहाँ पर मान रहे कि जिस प्रकार से हार्ले और ट्रायम्फ की तरफ से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इनके मार्केट शेयर के लिए खतरा है। हीरो मोटोकॉर्प ये स्टॉक पसंद है, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट इन्होंने 4127 रुपए से बढ़ाकर 4964 रुपए कर दिया है। TVS मोटर्स पर बिकवाली की राय है और लक्ष्य 1378 रुपए से बढ़ाकर 1438 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 6,800 रुपए के लक्ष्य के लिए। यूबीएस को गेल भी पसंद आ रहा है, ये खरीदारी की राय दे रहा है और 150 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 190 कर दिया। मान रहे कि FY26 के हिसाब से भी आप देखें फॉरवर्ड ईपीएस तो सिर्फ 10 टाइम्स पर ये स्टॉक चल रहा है। अंत में सीमेंट कंपनीज यहाँ पर फोकस रखेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से डिटेल्ड नोट आया जहां पर ये मान रहे कि मल्टी ईयर डिमांड साइकिल की शुरुआत सीमेंट स्पेस में आपको देखने को मिल सकती है। इसके चलते इन्होंने रेटिंग दी ओवरवेट की अल्ट्राटेक सीमेंट पर और टारगेट 9,300 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए का दिया है। ग्रासिम पर ओवरवेट की रेटिंग है 2,430 रुपए के टारगेट के लिए। एसीसी पर रेटिंग अपग्रेड आया और टारगेट दिया है 2,400 रुपए का। अंबुजा पर भी देखिए रेटिंग को अपग्रेड किया है, 600 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। और डालमिया भारत अंत में यहाँ पर भी देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 2,360 रुपए से बढ़ाकर 2,750 कर दिया है। तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात अमरीश सर, शुरुआत आप करें, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। आज का पिक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 862 ब्रांचेस है। काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया इन्होंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो किया है करीब 43% कैगर लास्ट 4 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अबाउट 11.36%। लोन्स एंड एडवांसेस करीब 1,83,000 करोड़ है। डिपॉजिट करीब 1,64,000 करोड़ है, उसमें करीब 77% रिटेल का है। कासा रेशियो करीब 46% का है। Q3 के अर्निंग इस वीकेंड को है, अच्छे रहेंगे। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज अबाउट 35% इन प्रॉफिट्स। FY26 का जो EPS का अनुमान है मेरा 7.5 का है और रजिस्टर्ड बुक वैल्यू 58 और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 120 का। 120 के लक्ष्य के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करें निवेश, ये राय अमरीश सर की। सुप्रभात विश्वेश जी, बताएं सर आपको क्या है पसंद? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सारे हमारे गेस्ट पैनल को भी गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा आज, तो थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहूँगा। और जिस हिसाब से मार्केट अगर नीचे आता है और कुछ सपोर्ट मिलता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें सेलेक्ट स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। कल के दिन में हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा था, जो एक ब्रेकआउट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है गुजरात गैस। 556 का क्लोजिंग है अनिल जी कल का। मुझे लगता है अगर आज फॉर सम रीज़न ये 540 के आसपास मिले पुल बैक में तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस में जो मैं रिकमेंड करूँगा 530 का। अपसाइड में टारगेट वुड बी 570। तो मेरी ओर से पिक ऑफ द डे रहेगा गुजरात गैस, लेकिन कंडीशनल ये है कि अगर 540-45 की रेंज में मिले तो ही खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो गुजरात गैस है वो स्टॉक जहां पर विश्वेश जी की खरीदारी करने की राय। बंसल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका भी। बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आपने अच्छा पूछा, मैं भूल जाता। मैंने जो स्टॉक सुना है वो F&O सेगमेंट से है, बट बैन के अंदर है। बैन में होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक को ले नहीं सकते हैं। कैश सेगमेंट के अंदर अपनी क्षमता अनुसार खरीदें। स्टॉक है बायोकॉन, जिसको मैं और कुणाल जी 275-276 के स्तरों से रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, डिलीवरी के नजरिए से खरीदें। 267 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 331 का टारगेट है। बायोकॉन पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। कि तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की आती हुई बायोकॉन पर डिलीवरी में, क्योंकि स्टॉक है वायदा कारोबार के बैन में। आइए स्वागत है कुणाल जी का भी। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपको क्या है पसंद? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द डे दूं उससे पहले अनिल जी एक बहुत ही बड़े निवेशक हैं, उनसे कल मेरी भेंट हुई और उन्होंने आपके लिए अनिल जी 2 सुझाव भेजे हैं। तो आप कहें तो मैं सुझाव आपको दे दूं। मेरा काम केवल डाकिए का है अनिल जी, जो सुझाव आए हैं वो आप तक पहुंचाने। अच्छा, जिस हिसाब से माहौल बना रहे हैं मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि रिस्की लग रहा है मामला, कुछ काम ज्यादा करवाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे कुणाल जी। क्योंकि या तो सीधे सीधे कुछ अच्छे होते तो सीधे बोल देते आपके लिए अच्छे। अब ये कह रहे मेरा काम खाली डाकिए का है, इसका मतलब ये रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब ये सुझाव मेरे नहीं किसी और के। मतलब हाँ, तो सेफ होके चले। फिर भी कुणाल जी बताई दीजिए। अनिल जी देखिए पहला सुझाव तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी पसंद आया। अनिल जी देखिए उनका ये कहना है कि न्यूज पर व्यूज जैसा कोई दूसरा शो नहीं है। और अनिल जी जिस प्रकार के प्रश्न करते हैं मैनेजमेंट से,
जो तीखे सवाल करते हैं और जो पूरी तरह से अंदर की बात निकाल लेते हैं और बहुत बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी न्यूज पर व्यूज वो मिस नहीं करते हैं, लेकिन उनका ये सुझाव है नहीं कि जिन कंपनियों को वो न्यूज पर देखना चाहते हैं उनकी लिस्ट वो कहाँ, मतलब उनके सुझाव कहाँ भेज सकते हैं। तो अनिल जी उसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए जिससे लोग जिन कंपनियों को सुनना चाहते हैं न्यूज पर व्यूज पर उनको अनिल जी वो बुला सके, उनके नाम आप तक भेज सकें। तो या तो कोई ट्विटर पर इस तरह का कुछ ऐसा हो जिसपे लोग अपने नाम भेज पाए और फिर उन कंपनियों को आप आमंत्रित करें। अनिल जी इस प्रकार की कोई व्यवस्था। तो ये मैं इस सुझाव का जवाब में तुरंत ही हाथों हाथ काम निपटे ना, आगे बढ़े। फिर तो पहले तो जो भाई साहब जिन्होंने भी आपको बोला उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको ये कहिए कि हमने एक डाकिया रखा है इस काम के लिए, जिसके थ्रू आपने सुझाव भेजा है उसी की तरह दूसरा सुझाव भी भेजे कौन कौन से कंपनियों को सुनना चाहते हैं। बहुत साफ एकदम, मतलब क्रिस्टल क्लियर। अब सोशल मीडिया पे कहीं ट्विटर पे डालेंगे, इधर डालेंगे, मैंने देखा नहीं, टीम ने देखा नहीं, मिस हो गया, कर गया, तो सिंपल सी। बंसल जी परफेक्ट है ना? बिल्कुल अनिल जी परफेक्ट है, बट कुणाल जी ने अनिल जी आधी अधूरी जानकारी दी है अनिल जी। अच्छा, उस बड़े निवेशक ने अनिल जी मतलब कि 2 डिनर के कूपन, साथ में ड्रिंक्स के कूपन भी दिए हैं 5 स्टार होटल के। और कल अनिल जी मैं और कुणाल जी वहां जाएंगे। कल उन बड़े निवेशक से कुणाल जी ने मेरी बात भी कराई थी अनिल जी, और कल साक्षात इफ ऑल गोज एज प्लान्ड अनिल जी फोटोज भी शेयर करेंगे। आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं अनिल जी आपको। डिनर की कूपन भी लिए इन्होंने। नहीं ऐसा नहीं कहूंगा आधी अधूरी दे रहे हैं, मेरे से रिलेवेंट जानकारी दे रहे हैं। मेरे इतने मेरे डिनर और वो ड्रिंक और वो कूपन से मेरा क्या लेन देना, तो मेरे बिल्कुल बराबर दिए जानकारी, परफेक्ट दी। जी कुणाल जी दूसरा सजेशन। अनिल जी दूसरा सुझाव उनका ये था कि अनिल जी अभी हाल में जब वो न्यू ईयर्स पर हम सभी ने पार्टी वेयर पहना था और अनिल जी वो पहन करके शो किया था, आपने जीन्स वाला वो जो कोट पहना था उनको बड़ा भाया। उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग उस दिन जगमगा रहे थे। तो अनिल जी अब क्योंकि मार्केट के रोजाना नए हाइस बन रहे हैं, तो अनिल जी उनका ये कहना है कि कम से कम सप्ताह में एक बार वो पार्टी वेयर में सब लोग नजर आए तो उनको अच्छा लगेगा। आइडिया तो अच्छा है। 1 जनवरी को पहना था, 1 जनवरी को हाई बनाया, उसके बाद 15 दिन वापस लग गए नया हाई बनने में। इसलिए मुझे लगा कि वो ड्रेस वाकई में मतलब हाई बनने के बाद 15-20 दिनों का अगर आपको इंतजार करना पसंद है, बिल्कुल कोई न कोई बढ़िया मौका देखकर जरूर करेंगे। आपका सुझाव सर आंखों पर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उन्हें हमारी तरफ से धन्यवाद जरूर दीजिएगा। बताएं कुणाल जी आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए आज बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तो मेरी कंजर्वेटिव खरीदारी की राय है नेस्ले में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। 2750 का हाई लगा लेने के बाद स्टॉक नीचे आया, लगभग 10% करेक्ट हो गया टॉप से, और इन स्तरों पर एक बड़ा सपोर्ट हासिल है इसको। तो मेरी राय में नेस्ले खरीदें। अब नेस्ले जब आप खरीदें तो यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें, और स्टॉप लॉस रखना है 2530 पर 2530 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट 2580 रुपए का, दूसरा टारगेट 2620 रुपए का नेस्ले के फ्यूचर्स में खरीदारी कराएं। थोड़ा डिफेंसिव पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, तो नेस्ले फ्यूचर्स में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है कुणाल जी की तरफ से 2580 और 2620 के लेवल्स के लिए। IEX इस पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। एक बार अमरीश सर से इस पर राय ले ली जाए। अमरीश सर, कल हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी ऊर्जा मंत्री पावर मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा है कि मार्केट कपलिंग जल्द लागू करने की तैयारी है। बीच में थोड़ा डिले भी हो गया था इसको लेकर, बट कल पावर मिनिस्टर ने हमें इंटरव्यू में कहा कि मार्केट कपलिंग आ रहा है। IEX 120 से 160 तक तो एक अच्छी रैली हुई है इसमें, बट कपलिंग की न्यूज नेगेटिव मानी जाती है। आपका क्या रिएक्शन है सर इसके लिए? क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका न्यूज़ आया था उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी करेक्ट किया था। सो विद दिस कंफर्मेशन शायद फिर से हम लोग करेक्शन देखने को मिले। तो आई वुड सजेस्ट दैट मैंने आज भी शायद नीचे रहेगा बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। तो एट वॉट एवर लेवल्स आई थिंक वन कुड एग्जिट, क्योंकि फिर से हम लोग 120-130 लेवल्स देखने को मिलेगा। तो एक प्रेशर बन सकता है IEX पर। अब देखते हैं आज इस खबर का कितना इम्पैक्ट आता है। एक बार के लिए तो इसने खबर को पचा लिया था, उसके बाद रिकवर भी हुआ था जब देरी हुई इम्प्लीमेंटेशन में, बट आज फिर से देखते हैं इस पर कैसा रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। कुछ और काउंटर्स जहां पर आज रिएक्शन आएगा नतीजों का, ICICI लोम्बार्ड, इस पर भी रखनी है नजर। नतीजों पर ये काउंटर रिएक्ट भी आपको करते हुए दिखेगा। विश्वेश जी एक बार ICICI लोम्बार्ड का चार्ट देखें, लगभग अनुमान मुताबिक ही कल इनके नंबर्स आए सर। दीपांशु देखिए अनुमान के मुताबिक नंबर्स है, बट
स्टॉक नियर टर्म में परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप जुलाई के हाइज देखोगे 1380 के आसपास थे, रिसेंटली 100 रुपये ऊपर गया था, वो भी गिव अप कर दिया था। तो आप टेक्निकली ऐसा मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 9 ऑड मंथ्स में स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। मेरा ये मानना है ये स्टॉक में पोटेंशियल है, बट बहरहाल जिस हिसाब से मार्केट का रुझान है, मुझे लगता है कि 1330 तक मिले तो मुझे लगता है ये ग्रेट 10 की कमाई वाला इन्वेस्टमेंट पिक हो जाता है, बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रांग है और आगे पीछे इसको 1500 के लेवल तक जाना है। तो दीपांशु, मेरी ये सलाह होगी कि अगर नीचे मिले 1330 1310 की रेंज में, तो वहाँ पे इसको कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी अ लोअर एंड ऑफ द रेंज। और जहाँ पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई है, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो नहीं अभी तक परफॉर्म किए, ICICI लोम्बार्ड इज वन ऑफ देम। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन, बट व्यू रहेगा मीडियम टर्म के लिहाज से। तो बाय ऑन डिक्लाइन, बट थोड़ा मीडियम टर्म या पोजिशनल व्यू इस पर लेकर चलें। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन इसका आता है ट्रेड में। इंटरेस्टिंग डे रह सकता है इस काउंटर के लिए भी। एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा GMR एयरपोर्ट्स में भी। इनकी तरफ से अपडेट आया है मंथली पैसेंजर ट्रैफिक का। दिसंबर में 15.5% की बढ़त पैसेंजर ट्रैफिक में देखी गई। कुल एयरक्राफ्ट मूवमेंट में भी 8.25% की बढ़त देखी गई थी। मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन अगर देखें तो वो भी काफी मजबूत इनके लिए आया है। बंसल जी, GMR एयरपोर्ट्स वैसे तो अच्छे ट्रेंड में ही रहा है, इसके चार्ट्स पर क्या राय है सर 85 के लेवल पे? दीपांशु, GMR का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अभी तक तो इसने किसी भी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 84 रुपीज के अराउंड चल रहा है। 80 81 नीचे में एक अच्छा बेस है जिनके पास है, इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। और मार्केट की वीकनेस में अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो 80 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 89-90 ऑन द अपसाइड। ओके, तो यह है आपके लिए GMR एयरपोर्ट्स। 90 तक के लेवल्स अपसाइड पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। आइए करते हैं शुरुआत।